हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल आरपी ऑनलाइन क्लासेस में। झारखंड बोर्ड के द्वारा 12th क्लास फिजिक्स के लिए 2024-25 में जो मॉडल सेट जारी की गई है उसका क्वेश्चन में 4 सेक्शन है ए बी सी डी, जिसमें से ए बी सी का सॉल्यूशन हम आप लोग को बता चुके हैं। आज का इस क्लास में हम डी का सॉल्यूशन, सेक्शन डी का सॉल्यूशन बताने वाले हैं। तो सेक्शन डी में ध्यान दोगे, सेक्शन डी में आपका क्वेश्चन नंबर 43 से 48 तक है, जिसमें से कोई 4 क्वेश्चन का जवाब देना है, जिसमें से हर एक क्वेश्चन 5 मार्क्स का है। ध्यान दोगे इसका क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन है, डिटरमाइन द इंटेंसिटी ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड बाय गॉसेस लॉ ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज्ड सेल एट ए पॉइंट आउटसाइड ऑफ द सेल, ऑन द सरफेस ऑफ द सेल एंड इनसाइड ऑफ द सेल। इसके बाद 44 में है, व्हाट इज वीटरस्टोन ब्रिज, डिराइव द बैलेंस्ड कंडीशन ऑफ वीटरस्टोन ब्रिज। इसके बाद है 45 में, इस्टेब्लिश द फॉर्मूला। इसके बाद है, डिस्क्राइब द प्रिंसिपल कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग ऑफ द ट्रांसफार्मर, वाई इज द कोर ऑफ द ट्रांसफार्मर इज लैमिनेटेड। इसके बाद है 47 में, डिफाइन वेव फ्रंट एंड सेकेंडरी वेवलेट्स, establish the law of the refraction of the light on the basis of the Huygens principle। 48 में है, describe the principal construction and working of the AC generator with the help of the level diagram। तो ध्यान दोगे, ये 43 का सॉल्यूशन है। फर्स्ट कंडीशन है हमारा आउटसाइड ऑफ द सेल, ठीक है। ये हम एक स्फेरिकल सेल ले लिए हैं जिस पर एक प्लस चार्ज पूरा डिस्ट्रीब्यूट हो गया यूनिफॉर्मली। इसके बाहर में एक दूसरा सेल हम लिए हैं, ठीक है। अब ध्यान दोगे, कंसिडर ए थिन स्फेरिकल सेल ए ऑफ द रेडियस आर विद द सेंटर ओ, लेट द चार्ज प्लस क्यू इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली ओवर द सरफेस ऑफ द सेल। वी हैव टू कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ई एट ए पॉइंट पी। एक पॉइंट पी पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है, तो यहाँ से होता हुआ दूसरा हम गॉसियन सरफेस ड्रॉ कर लिए हैं, ठीक है। लेट अस कंसिडर दी अनदर स्फेयर बी ऑफ द रेडियस आर विथ सेंटर एट ओ। अब हम लोग क्या करेंगे, उसका सरफेस एरिया फाइंड कर लेंगे, तो 4πr² हो जाएगा, क्योंकि यहाँ से लेकर यहाँ तक का रेडियस हमारा आर है। अब उसका इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू एरिया होता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा ई है और एरिया हम ले लिए हैं, 4πr²। अब गॉसिस थ्योरम के अनुसार इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला होता है हमारा Q/ε0। तो इन दोनों को हम इक्वल कर देंगे और यहाँ से हमारा ई का वैल्यू आ जाएगा, ठीक है। ये हमारा आ गया आउटसाइड के लिए। अब हम इन साइड के लिए जाते हैं। इन साइड के लिए ध्यान दोगे तो टोटल सॉल्यूशन वही होगा, सिर्फ चेंज हो जाएगा कि इन साइड में इसका गॉसिस थ्योरम के अनुसार इलेक्ट्रिक फील्ड जो है सो जीरो हो जाता है। ध्यान दोगे, गॉसिस थ्योरम के अनुसार यहाँ पर उसका वैल्यू क्या आता है, तो जीरो हो जाता है, यानी फाइनली इसका रिजल्ट क्या आ जाएगा, जीरो हो जाएगा। अब ऑन दी सरफेस के लिए ध्यान दोगे, ऑन दी सरफेस के लिए फर्स्ट कंडीशन के जैसा ही चलेगा, बस सिर्फ वहाँ पर आंसर जो है सो रेडियस जो है सो कैपिटल आर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 44 के लिए ध्यान दोगे, ये हमारा वीटरस्टोन ब्रिज का प्रिंसिपल है। इसमें ध्यान दोगे, फाइनल जो हमारे इस बैटरी से जो करंट दिया जा रहा है वो आई है। इस पॉइंट पर आके दो भागों में बढ़ जा रहा है, इधर से I1 जा रहा है, इधर से I-I1। फिर यहाँ पर आकर के I1 जो दो भागों में बढ़ जा रहा है, इधर IG आ जा रहा है, इधर से I1 - IG। और ये I-I1 जो आया और इधर से जो IG आया, इधर ऐड हो गया है, I-I1 + IG। फाइनली यहाँ पर ऐड होकर के फ्लो हो गया है, ठीक है। तो स्टेटमेंट इसका देख लोगे एक बार। ध्यान दोगे, ये इस रेजिस्टेंस को अगर हम P सपोज कर लेते हैं, इसे Q, इसे R, इसे S, ठीक है। यहाँ से अगर करंट हमारा I जा रहा है, तो यहाँ पर आने के बाद ये करंट दो पार्ट में बटेगा। हम इधर से मान लेते हैं I1 और इधर से मान लेते हैं I-I1, ठीक है, क्योंकि करंट I गया, जब उधर I1 चला गया तो इधर हमारा बचेगा I-I1। अब ये I1 यहाँ पर आने के बाद दो हिस्से में बटेगा। इधर से अगर IG हम यहाँ पर लेट कर लिए कि इधर IG आ गया, तो इधर क्या हो जाएगा, तो I1 - IG हो जाएगा।
अब ये I माइनस आई वन और आई जी यहाँ पर मिल जाएगा, ऐड हो जाएगा तो क्या आ जाएगा, I माइनस आई वन प्लस आई जी, और फिर से इधर क्या हो जाएगा तो करंट आई आ जाएगा। ठीक है, अब इस लूप में हम लेके चलते हैं ए बी सी और डी। ठीक है, ए बी डी में लेके अगर चलते हैं तो अगर हम इस डायरेक्शन में लेकर के चलते हैं तो इस ऑर्डर में जो जो मिल रहा है इसका डायरेक्शन इधर है, इन दोनों को डायरेक्शन एक डायरेक्शन में है, इसका ऑर्डर सेम है, दोनों को पॉजिटिव लेंगे और इसे नेगेटिव ले लेंगे। तो ध्यान दोगे, किरचॉफ सेकंड लॉ हम यूज करने वाले हैं। तो किरचॉफ सेकंड लॉ में वोल्टेज का सम 0 होता है। ठीक है, तो वोल्टेज मतलब क्या, रेजिस्टेंस इंटू करंट, तो रेजिस्टेंस इसका P है और करंट इसका I1 है, प्लस इसका रेजिस्टेंस को हम कैपिटल G ले लिया और करंट क्या है तो IG है, इसका डायरेक्शन उल्टा जा रहा है तो माइनस हो जाएगा, R इंटू आई माइनस आई वन इक्वल टू आ गया 0। इसमें वैसे ही अगर हम लेके चलते हैं तो इसका डायरेक्शन इधर है, इसका डायरेक्शन इधर है, देखो इसका डायरेक्शन मिल रहा है, इसका डायरेक्शन इधर जा रहा है। अगर हम इसको पॉजिटिव लेते हैं Q इंटू आई वन माइनस आई जी ऐसा लेते हैं तो इन दोनों को अपोजिट लेना पड़ेगा, क्योंकि अगर हम इसको पॉजिटिव लिए तो इसका डायरेक्शन इधर जा रहा है और जैसे ही हम इधर से इधर आएंगे तो इसका जस्ट अपोजिट जा रहा है, हम इधर आ रहे हैं ये उधर जा रहा है, तो नेगेटिव S इंटू आई माइनस आई वन प्लस आई जी हो जाएगा, ये भी अपोजिट जा रहा है तो माइनस G इंटू आई जी हो जाएगा। व्हीटस्टोन ब्रिज में यह भी बताया गया है कि व्हीटस्टोन ब्रिज को बैलेंस तभी कहा जाता है जब इधर से करंट फ्लो मतलब बी और डी का पोटेंशियल सेम होता है। इस कंडीशन में इसका करंट जो है सो 0 हो जाएगा। तो अगर हम यहाँ से इसमें जी का वैल्यू 0 कर देते, ये पूरा का पूरा 0 हो जाएगा, तो यहाँ से क्या बचेगा, पी आई वन माइनस आर आई माइनस आई वन इक्वल टू 0। अब इस माइनस को उधर हम प्लस में ले जाएंगे, ये आ गया। अब इसके बाद ध्यान दोगे, इसमें Ig का मान 0 पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा, क्यू आई वन माइनस एस, ये 0 हो जाएगा, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, I माइनस आई वन, ये पूरा 0 हो गया। अब इसे इक्वल टू की उधर ले जाएंगे, क्यू आई वन इक्वल टू एस इंटू आई माइनस आई वन, ये आ गया। अब इन दोनों को डिवाइड करेंगे, LHS को LHS से डिवाइड करेंगे, RHS को RHS से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा, I1 से I1 कट जाएगा तो P बाई क्यू इक्वल टू एस आर बाय एस आ जाएगा, आर बाय एस। ये आ गया हमारा बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज का कंडीशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 45, ध्यान दोगे। इस्टेब्लिश द फॉर्मूला म्यू बाई भी माइनस 1 बाई यू इक्वल टू म्यू माइनस 1 बाय आर। ये प्रूव करने के लिए बोला गया है फॉर द रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट ऑन ए स्फेरिकल सरफेस। और वो सरफेस कैसा होना चाहिए, तो कन्वेक्स और कनकेव किसी में भी। तो ध्यान दोगे, इस चीज को प्रूव करने से पहले हम लोग इसे प्रूव करने से पहले हम लोग इसे प्रूव करेंगे। म्यू टू बाई भी माइनस म्यू वन बाई यू इक्वल टू म्यू टू माइनस म्यू वन बाई आर। ये आप लोग पढ़े होंगे। तो ये कन्वेक्स और कनकेव दोनों में होता है। बस ध्यान में यही रखना है कि रेयर टू डेंसर जाना चाहिए लाइट। हम यहां पर रेयर टू डेंसर लेके चल रहे हैं। ये हम एक सरफेस ले लिए हैं जो रेयर मीडियम और डेंसर मीडियम को सेपरेट करता है, एक्स वाई। इसमें एक प्रिंसिपल एक्सिस ले लेते हैं। प्रिंसिपल एक्सिस पर यहां पर एक ऑब्जेक्ट लेते हैं ओ, ठीक है। ये है पोल पी। यहां पर एक लाइट इसमें इंसिडेंट हो गया जिसको सीधे इस डायरेक्शन में जाना चाहिए था, बट ऐसा होता नहीं है क्योंकि ये जब रेयर मीडियम है
और ये जब डेंसर मीडियम है तो आप लोग पढ़े होंगे लाइट जब रेयर से डेंसर में जब जाता है तो नॉर्मल की तरफ बेंड कर जाता है। तो यहां पर हम इसका रेडियस ले लिए, ये इसे ऑप्टिक सेंटर ले लेते हैं, यहां पर एक पॉइंट ए ले लेते हैं, ठीक है। अब ये जो रेडियस है ना यही हमारा नॉर्मल कहलाता है। तो लाइट इधर ना जाकर के थोड़ा सा इधर बेंड करेगा, तो सपोज कि बेंड करने के बाद ये यहां पर पहुंच गया, तो यहां इमेज क्या बन गया, आई बन गया। अब इसमें हम लोग क्या करते हैं, ये जो इंसिडेंट लाइट है और ये जो नॉर्मल है इसके बीच का एंगल हम आई ले लिए। ये रिफ्रैक्टेड लाइट है और ये नॉर्मल है, ये तो इसको हम आर ले लिए। इसके बाद इस एंगल को अल्फा मान लेते हैं और जो सेंटर पर जो एंगल जो यहां जो इमेज पर जो एंगल बन रहा है उसे बीटा और इसे गामा। तो इसमें स्टेटमेंट लिखोगे, लेट द स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस XY सेपरेट ए रेयर मीडियम ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1 from a denser medium of refractive index μ2. Full stop. P is the pole, C is the center of curvature and capital R is the radius of curvature. इसके बाद थोड़ा सा स्टेटमेंट और लिखोगे, कंसिडर ए पॉइंट ऑब्जेक्ट O lying on the principal axis of the surface and I is the real image of the object O. इसके बाद इसमें ध्यान दोगे, ये एंगल अल्फा है, ये गामा है, ये बीटा है। तो यहां से ये जो एंगल आई है, ठीक है, ये क्या है, तो एक्सटीरियर एंगल है। आप लोग पढ़े होंगे कि अगर इस प्रकार से ट्रायंगल है, एक ऐसा ट्रायंगल है, ये हम ऐसा ट्रायंगल बना लिए यहां पर, इसे ओ लेट कर लिए, इसे ए और इसे सी, ठीक है, ओ ए सी, ये लाइन यहां पर स्ट्रेट जा रहा है। तो उस हिसाब से ये मेरा एक्सटीरियर एंगल हो जाएगा आई और ये इंटीरियर एंगल हो जाएगा अल्फा और ये इंटीरियर एंगल हो जाएगा गामा। तो ये जो एक्सटीरियर एंगल जो है वो इन दोनों के सम के बराबर होगा। तो यहां से हम लोग क्या लेते हैं, आई इक्वल टू गामा प्लस अल्फा, क्या आ जाएगा, आई इक्वल टू गामा प्लस अल्फा आ जाएगा। सेम उसी प्रकार से एक ट्रायंगल और लेते हैं हम लोग, यहां एंगल गामा है, ठीक है, ये आर है, इधर P है, यहां C है, यहां I है और यहां पर A है, ठीक है। अब इसमें ध्यान दोगे, ये जो एंगल है वो R है, ठीक है, और ये जो एंगल है गामा है और ये जो एंगल है वो बीटा है। तो यहाँ एक्सटीरियर एंगल मेरा गामा है, यहाँ एक्सटीरियर एंगल गामा है, तो क्या हो जाएगा, गामा इक्वल टू आर प्लस बीटा, यानी आ जाएगा
आर प्लस बीटा इक्वल टू गामा आ जाएगा। तो आर इक्वल टू क्या होगा, गामा माइनस बीटा। हम यहां से आई का वैल्यू फाइंड कर लिए और आर का वैल्यू फाइंड कर लिए। अब इसमें अगर हम स्नेल्स लॉ यूज करते हैं तो μ1 इंटू साइन आई, μ1 इंटू साइन आई और μ2 इंटू साइन आर, μ2 इंटू साइन आर हो गया। अब यहां पर जब आई और आर बहुत ही स्मॉल हो, इफ आई एंड आर आर वेरी स्मॉल, then साइन आई इक्वल टू अप्रॉक्स आई हो जाएगा एंड साइन आर इक्वल टू अप्रॉक्स आर हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पर हम आई ले लेंगे और यहां पर आर ले लेंगे। ठीक है, तो आगे ध्यान दोगे। तो आ जाएगा μ1 आई इक्वल टू μ2 आर। ठीक है, अब यहां पर ध्यान दोगे, आई का वैल्यू क्या है, गामा प्लस अल्फा, और आर का वैल्यू क्या है, गामा माइनस बीटा। तो यहां वैल्यू पुट कर देंगे, आई का वैल्यू पुट कर देंगे यहां पर गामा प्लस अल्फा और आर का वैल्यू पुट कर दोगे गामा माइनस बीटा। ठीक है, अब इसके बाद पढ़े होगे कि एंगल इक्वल टू होता है लेंथ ऑफ द आर्क बाय रेडियस। ठीक है, लेंथ ऑफ द आर्क बाय रेडियस। तो गामा जो यहां पर है, ये जो गामा है, इस गामा के लिए ध्यान दोगे, थोड़ा सा समझने की जरूरत है। यहां पर ये जो गामा है, इसके लिए मेरा लेंथ ऑफ द आर्क होगा और ये मेरा रेडियस हो जाएगा। तो लेंथ ऑफ द आर्क एपी और पीसी आ जाएगा। यहां पर लेंथ ऑफ द आर्क एपी बाय पीसी आ जाएगा प्लस, अब अल्फा के लिए ये है मेरा अल्फा, तो अल्फा के लिए लेंथ ऑफ द आर्क फिर से एपी हो जाएगा, रेडियस ओपी हो जाएगा। लेंथ ऑफ द आर्क एपी बाय ओपी। इसके बाद सिमिलरली गामा का ये वैल्यू आ जाएगा लेंथ ऑफ द आर्क एपी बाय पीसी। अब माइनस में बीटा का वैल्यू लेते हैं हम लोग। तो ध्यान दोगे, बीटा के लिए लेंथ ऑफ द आर्क वही एपी हो जाएगा, रेडियस पी आई हो जाएगा। लेंथ ऑफ द आर्क एपी और डिवाइड में पी आई, ये आ गया। अब इसके बाद ध्यान दोगे, आर्क एपी सभी में कॉमन है तो कैंसिल हो जाएगा, तो बच जाएगा μ1 बाय 1 बाय पीसी प्लस 1 बाय ओपी इक्वल टू μ2 1 बाय पीसी माइनस 1 बाय पी आई। अब थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है, ये ऑब्जेक्ट है, अगर ये ऑब्जेक्ट है तो इस लेंथ को हम लोग क्या बोलेंगे, तो यू से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, ये सेंटर है तो इसे हम लोग आर से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, और ये अगर इमेज डिस्टेंस है तो इसे हम लोग भी से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, और जो लेफ्ट साइड है वो नेगेटिव होगा, माइनस यू होगा, और ये दोनों पॉजिटिव होगा। यानी जहां पर ओपी है वहां पर यू ले लेंगे, जहां पर पीसी है वहां आर ले लेंगे, जहां पर पी आई है वहां पर हम भी ले लेंगे। ठीक है, तो पीसी के जगह पर आ जाएगा प्लस में आर, ओपी के जगह पर माइनस में आ जाएगा, तो यहां माइनस हो जाएगा माइनस यू। माइनस एक्चुअली में यहां पर आता, बट वो माइनस प्लस से मल्टीप्लाई हो गया। फिर पीसी का वैल्यू आर और इसका वैल्यू आ गया भी। ठीक है, अब इसे हम लोग सेट करने की कोशिश करेंगे इस रूप में। ठीक है, इस रूप में लाने की कोशिश करेंगे। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे कि μ1 को मल्टीप्लाई करेंगे, μ1 बाय आर माइनस μ1 बाय यू इक्वल टू
म्यू टू बाई आर माइनस म्यू टू बाई भी। अब ये जो म्यू टू बाई भी है इधर प्लस में आ जाएगा, म्यू टू बाई भी माइनस म्यू वन बाई यू इक्वल टू म्यू टू बाई आर माइनस म्यू वन बाई आर आ गया। ठीक है, अब इसे थोड़ा सा हम लोग और सॉल्व करेंगे। यहां से एलसीएम लोगे आर तो म्यू टू माइनस म्यू वन आ गया। ठीक है, अब इसके बाद एक रिजल्ट अगर ये प्रूव करने आता है तो प्रूव हो चुका है, बट अगर ये प्रूव करने आया है तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, ये जो है ना रेयर मीडियम, अगर इसे हम एयर मान लेते हैं तो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 हो जाएगा और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम लोग म्यू मान लेते हैं। अगर यहां पर हम लोग पुट कर दें म्यू वन इक्वल टू 1 एंड म्यू टू इक्वल टू म्यू, हम अगर ऐसा पुट कर दें, ठीक है, ध्यान दो, तो आ जाएगा म्यू बाई भी माइनस 1 बाई यू इक्वल टू म्यू माइनस 1 बाई आर, ये आ जाएगा जो हमें प्रूव करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 46, डिस्क्राइब द प्रिंसिपल कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग ऑफ ए ट्रांसफार्मर। तो इसके लिए हम वीडियो अपलोड करके रखे हुए हैं, आप चैनल में जाकर के सर्च करके देख सकते हो। डायरेक्ट सर्च कर दोगे कि ट्रांसफार्मर बाय आरपी ऑनलाइन क्लासेस, सर्च करोगे कि ट्रांसफार्मर बाय आरपी ऑनलाइन क्लासेस तो अपने आप खुल जाएगा वो। ठीक है, और नहीं तो ये सर्च करोगे क्लास 12 ये। ठीक है, तो सर्च करने के बाद वो डायरेक्ट आ जाएगा। और एक उसी में क्वेश्चन है व्हाई इज द कोर ऑफ द ट्रांसफार्मर इज लेमिनेटेड। तो सीधे से मतलब है कि वहां एडी करंट जो बनता है और एडी करंट बनने से जो आयरन लॉस होता है उस आयरन लॉस को कम करने के लिए लेमिनेटेड बनाया जाता है। लेमिनेटेड बनाने से क्या होता है कि एडी करंट कम बनता है, और एडी करंट कम बनेगा तो एडी करंट के द्वारा जो आयरन लॉस होता है वो अपने आप मिनिमाइज हो जाएगा। मतलब आयरन लॉस को मिनिमाइज करने के लिए दी कोर ऑफ द ट्रांसफार्मर इज लेमिनेटेड टू मिनिमाइज द एनर्जी लॉस काउज्ड बाय एडी करंट। एडी करंट के बाद एडी करंट के द्वारा जो एनर्जी लॉस होता है उसको कम करने के लिए उसे लेमिनेटेड बनाया जाता है। और अगर इसके बाद भी अगर ये सर्च करने से नहीं आता है आप लोगों तो इस नंबर पर मैसेज डाल सकते हो ताकि आपको भेज दिया जाएगा इसका सॉल्यूशन। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफाइन वेव फ्रंट एंड सेकेंडरी वेवलेट्स, एस्टैब्लिश द लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट ऑन द बेसिस ऑफ हैगेन्स प्रिंसिपल। ध्यान दोगे वेव फ्रंट का डिफिनेशन, ए वेव फ्रंट इज ए कंटिन्यूअस लोकस ऑफ ऑल द पार्टिकल्स ऑफ ए मीडियम विच आर वाइब्रेटिंग इन द सेम फेज डिपेंडिंग अपॉन द शेप ऑफ द सोर्स ऑफ लाइट। लाइट का स्पेलिंग मिस्टेक है यहाँ पर, LIGHT होगा लाइट। वेवलेंथ कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 टाइप्स। फर्स्ट है स्फेरिकल वेव फ्रंट, सेकेंड है सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट और थर्ड है प्लेन वेव फ्रंट। इसके बाद इसी में एक क्वेश्चन है कि लॉ ऑफ द रिफ्रैक्शन को प्रूव करना है। तो ध्यान दोगे लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन के लिए ये M1 M2 एक सरफेस है जिस सरफेस पर 3 रेज आकर के इंसिडेंट हो रहा है और यहाँ से A है, यहाँ A छुटा हुआ है। ठीक है, जैसे यहाँ A डैश है यहाँ पर A है। ठीक है, यहाँ पर A लिखोगे। ये AB एक प्लेन वेव फ्रंट है जो इसमें इंसिडेंट हो रहा है और रिफ्रैक्ट होने के बाद लाइट हमारा इधर मुड़ जा रहा है और ये हमारा सेकेंडरी वेव फ्रंट है। ठीक है, तो ध्यान दोगे इसमें M1 M2 इज ए प्लेन वेव फ्रंट, सॉरी M1 M2 is a plane refracting surface that represent which separates a denser medium of refractive index mu from rarer medium। C1 क्या है, C1 equal to velocity of light in rarer medium and C2 is the velocity of light in denser medium। AB is a plane wave front incident on M1 M2, the secondary wavelets
फ्रॉम बी स्ट्राइक M1 M2 एट ए डैश इन द टाइम t। यानी यहाँ से जो सेकेंडरी वेवलेट जो चल रहा है वो ए डैश तक पहुँचने में t समय ले रहा है। इधर का वेलोसिटी अगर c1 है तो ये डिस्टेंस हो जाएगा c1 इंटू टी, दैट इज यहाँ c1 होगा यहाँ, ठीक है। क्या होगा यहाँ तो c1 होगा, c1 छूटा हुआ है, c1 इंटू टी हो जाएगा। फिर सेकेंडरी वेवलेट्स फ्रॉम ए से जो सेकेंडरी वेवलेट्स यहाँ ए है, ए से जो सेकेंडरी वेवलेट जो चल रहा है बी डैश तक, जो सेम उतना ही टाइम में कितना डिस्टेंस तय करेगा तो c2t तय करेगा, ठीक है। तो क्या करेंगे हम लोग, इसको सेंटर मान लेंगे यहाँ पर इसको सेंटर मान लेंगे और c2t डिस्टेंस का रेडियस मान के यहाँ एक आर्क कट कर देंगे तो ये हमारा सेकेंडरी वेव फ्रंट हो जाएगा। ध्यान दोगे। फ्रॉम ए डैश ड्रॉ ए टेंजेंट प्लेन ए डैश बी डैश टचिंग द स्फेरिकल आर्क b1 टेंजेंशियली आल्सो वी कैन शो दैट। फिर हम बीच में ये भी शो करेंगे कि बीच में आने वाला भी रे सेम उसी समय में उसी पॉइंट पर पहुंच रहा है। द सेकेंडरी, यहाँ वेवलेट छूट रहा है, सेकेंडरी वेवलेट्स आर स्टार्टिंग फ्रॉम एनी अदर पॉइंट डी ऑन द इंसिडेंट वेव फ्रंट ए बी विल रीच द corresponding point D dash on A dash B dash after the refraction at P in exactly the same time as the secondary wavelets take to go from B to A dash. Therefore A dash B dash is the refracted wave front। वो जो हमारा refracted wave front हो जाता है। इसके बाद आगे उसी में देखोगे हैंस इंसिडेंट वेव फ्रंट, रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट एंड नॉर्मल ऑल लाई इन दी सेम प्लेन। सभी सेम प्लेन पर है विच इज सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। ये मेरा सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन है। अब डायग्राम में देखोगे I प्लस एन ए बी, ए वहाँ छूटा हुआ था, ए को इंडिकेट कर लेना है। I प्लस एन ए बी इक्वल टू एंगल एन ए बी प्लस बी ए डैश इक्वल टू क्या हो जाएगा 90। तो यहाँ से क्या हो जाएगा बी ए डैश इक्वल टू आई आ जाएगा। सिमिलरली हम लोग बी डैश ए इक्वल टू आर प्रूव कर देंगे। अब इसके बाद साइन आई बाई साइन आर निकालते हैं तो साइन एंगल बी ए डैश बाय साइन एंगल बी डैश ए आ जाएगा। फिर लास्ट में साइन बी ए डैश का वैल्यू डायग्राम में देखोगे जाकर के बी ए डैश डिवाइडेड बाय ए डैश और साइन बी डैश ए का आ जाएगा ए बी डैश डिवाइडेड बाय ए डैश ए। तो फाइनली इसका रिजल्ट क्या आ जाएगा C1 बाई C2 यानी म्यू, जो कि हमारा फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन है। और अगर इस क्वेश्चन में और कहीं प्रॉब्लम अगर हो रहा होगा तो इस क्वेश्चन का अलग से एक स्पेशल वीडियो हम बना रखे हैं, उसको जाकर के एक बार देखोगे और उसके बाद भी अगर नहीं समझ में आएगा, किसी को कहीं प्रॉब्लम होगा तो कमेंट बॉक्स में लिख के भेजोगे, इस क्वेश्चन का अलग से एक वीडियो बना करके आप लोग को दे दिया जाएगा।